हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्फा लर्निंग। अल्फा लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, चाइना अपने विसल ब्लोअर को साइलेंस कर रहा है और ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, ये सिचुएशन इंडिया से कैसे कंपेरेबल है और कौन कौन से वो लोग हैं, आज हम इस लेक्चर में इस सब के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम इसे पॉलिटी सबसेक्शन, देन गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन सबसेक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग, इनके बारे में आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा। ये वुहान, जहाँ पे कोरोना वायरस पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे एक डॉक्टर थे। तो इन्होंने लेट दिसंबर में एक पेशेंट को देखा, उसके अंदर मिस्टीरियस मतलब ऐसे सिम्टम्स जो अभी तक नहीं देखे गए थे, ऐसे निमोनिया के सिम्टम्स उसके अंदर इन्होंने देखे। तो इन्होंने अपने जो फ्रेंड्स का ग्रुप था या अपने सुपीरियर थे, उनको बताने की कोशिश करी कि ये जो निमोनिया है ये बहुत मिस्टीरियस है और ये नॉर्मल निमोनिया की तरह नहीं है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और अपने ग्रुप्स में, जो इनके मैसेजिंग ग्रुप थे, उसमें इस बारे में लोगों को बताने की कोशिश करी। लेकिन जब चाइनीज़ अथॉरिटी को इसके बारे में पता चला तो इन पे इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। पुलिस वाले इनके पास आए, इनसे बोला कि भाई आप जो ऐसा कर रहे हैं मत करिए, और उसके बाद इनको मतलब शांत रहना पड़ा। फिर देन ये फरवरी में कोरोना वायरस से ही इनकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले, जिसे हम कहेंगे कि सबसे पहले विसल ब्लोअर जो थे, वो डॉक्टर ली वेनलियांग थे। ये बहुत ही ज़्यादा इनको जो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी। ये हैं डॉक्टर ली वेनलियांग, बहुत ज़्यादा यंग थे और ये आपको बीबीसी का आर्टिकल मिल जाएगा कि कोरोना वायरस ने उसी डॉक्टर को किल कर दिया जिन्होंने वर्ल्ड को इसके बारे में बताने की कोशिश करी थी। तो ये सबसे पहले विसल ब्लोअर थे जिन्होंने चाइना में फैले हुए पैंडेमिक के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश करी थी। लॉयर चैन क्यूशी, ये लॉयर चैन क्यूशी कौन थे? ये एक ऐसे लॉयर थे जिन्होंने, जो वुहान है, तो वुहान में जो हॉस्पिटल में कियोटिक सिचुएशन हो रखी थी। मतलब कि जब चाइना में स्टार्टिंग में ये कोरोना वायरस फैला तो चाइना ने दुनिया को स्टार्टिंग में बताया ही नहीं। इनफैक्ट WHO ने तो अपनी ट्विटर हैंडल पे ये भी डाल दिया था, जब जो दूसरी गवर्नमेंट से उन्होंने एडवाइजरी जारी करी थी कि चाइना में जो लोग हैं वो नहीं जाएं और थोड़ा चाइना पर ट्रैवल बैन लगाने की कोशिश करी थी। तो WHO ने बोला था कि नहीं, चाइना में सिचुएशन नॉर्मल है। तो ये उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट करा था कि जो वुहान हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा केओटिक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके यूट्यूब पे अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी और ट्विटर पे भी इनके अच्छे खासे फॉलोअर थे। अब जब चाइना को पता चला कि भाई ये ऐसा काम कर रहे हैं, तो चाइना ने कहा अच्छा ठीक है। तो चाइना ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उनको इनके पास भेजा। उसके बाद इनकी फैमिली जो थी उनको बताया गया कि भाई इनको मेडिकल क्वारंटाइन करा गया। वही जब आपको सिम्टम्स होते हैं या आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाता है। तो इनको ऐसा बताया गया कि भाई इनको मेडिकल क्वारंटाइन कर रहे हैं और ऐसी लोकेशन पे करा गया जो अनडिस्क्लोज थी, मतलब किसी को पता नहीं। इसका मतलब कहाँ है? इसका मतलब ये जो है वो इस समय गायब हैं और कहाँ पर है सिर्फ चाइनीज़ अथॉरिटी को पता है। तो ये एक ऐसे दूसरे विसल ब्लोअर थे जिन्होंने चाइना की जो लूप होल से सिस्टम में उसको बताने की कोशिश करी थी। तो ऐसे आप देखेंगे आगे मल्टीपल लोग हैं और वो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस टाइकून है। तो इनके बारे में भी एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है ये, कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट करा था कोरोना वायरस क्राइसिस को और इनको ही गायब करवा दिया गया। तो ये डॉक्टर ली वेनलियांग के बाद दूसरे एक लॉयर थे। फिर देन हम जब नेक्स्ट बात करते हैं तो ली ज़ेहुआ, पता नहीं कितनी टंग टूस करनी पड़ती इनका नाम लेने के लिए। तो चलिए, ये जो है ये चाइनीज़ स्टेट टीवी, जो चाइना का जो स्टेट टीवी है उसके एक रिपोर्टर थे। लेकिन ये रोग हो गए थे। रोग मतलब अपनी ही जो पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला जाता है उसको हम रोग पर्सन कहते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड को बताने की कोशिश करी थी कि जो डेथ टोल है, जैसे स्टार्टिंग में वुहान में बताया गया था कि वुहान में ये वायरस फैला। आपको पता होगा कि जब वुहान में फैला तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोग वहाँ पे निकल के आए कि इतने इन्फेक्टेड हो रहे हैं। रोज चाइना का जो टोल था वो बढ़ता जा रहा था कि इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन बाद में चाइना ने इसको कर्व करा, तो इन्होंने जो रियल डेथ टोल था वुहान में उसको बताने की कोशिश करी। लेकिन क्या हुआ कि इनको भी गायब करवा दिया गया। जो ये रिपोर्टर थे इनको भी गायब करवा दिया गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना अपने जो आप वर्ल्ड मीटर पे चेक करते होंगे कि कितने कोरोना वायरस पेशेंट हो गए, कितनी डेथ हो गई, तो चाइना के वहाँ पे आपको मिलेंगे 80-82 हज़ार लोग। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, शायद आपको उसके बारे में पता भी होगा, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना में जब जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो चाइना ने जो उनकी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उनकी बॉडीज़ को अपने अंतर्गत ले लिया। अब उनका जो दाह संस्कार वगैरह जो भी उनका मतलब क्रिमेशन करा, उसके बाद जो उनकी अस्थियाँ थी, तो जैसे हमारे यहाँ एक कलश होता है तो कलश में अस्थियों को रख देते हैं, तो चाइना ने वो जो कलश थे वो अपनी एक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वगैरह हो गए या वहाँ पे जो एजेंसीज हो गए उनके अंतर्गत रखवा लिए गए। अब जब चाइना में जो लॉकडाउन था वो ईज करा गया, उसको जब उसमें थोड़ी सी
जब छूट दी गई तो लोग अपने लोगों के जो कलश थे वो लेने के लिए जब उन अथॉरिटीज़ के पास गए तो वहाँ पे लंबी लाइनें लग गई। इसको बहुत सारे मीडिया ने रिपोर्ट करा, लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आई तब चाइना ने तुरंत उस पूरी जो प्रोसेस था उस पर रोक लगा दी, उसको रोक दिया। तो ये लिखा है ना अंश, अंश मतलब होता है कलश। तो ये आपको ब्लूमबर्ग का आर्टिकल मिलेगा, ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है। तो इसमें बताया गया है कि चाइना ने कैसे जब वो कलश देने के लिए लोगों की भीड़ लग गई तो तुरंत उस प्रोसेस को रोक दिया, और उसको रोकने के बाद तुरंत वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन थे वो इम्पोज कर दिए। तो इससे पता चलता है कि जो चाइना है वो डेथ टोल या फिर जितने वहाँ पे लोग इन्फेक्टेड हुए हैं उस सब चीज़ों को छुपा रहा है। तो हमने इनके बारे में बात करी थी, ली जुआ, इनके बारे में ये आर्टिकल छपा है गार्डियन में। तो दे आर चेजिंग मी द जर्नलिस्ट हु कुड नॉट स्टे क्वाइट ऑन कोविड-19। तो गार्डियन तो एक बहुत रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है। तो जब इसके बारे में इनमें आर्टिकल छपा है तो इसके बाद चाइना की एजेंसीज जागी और इनको एज़ यूजुअल कहा जा रहा है कि इनको गायब करा दिया गया। जब नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये है नेक्स्ट वहाँ के एक बिजनेस टाइकून। तो इन्होंने चाइना की जो एजेंसीज थी या चाइना की जो मेन में जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज़ करा कि भाई आप ही कैसे स्टेप्स ले रहे हैं। तो चाइना की गवर्नमेंट ने इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन डाल दिया। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है क्या नहीं होता या क्या इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है वो तो बहुत ज़्यादा वेग है, उसके बारे में तो कोई भी कह नहीं सकता। लेकिन इन्होंने भी एज अ विसल ब्लोअर काम करा। इनका नाम है रेन जी क्युआंग, बहुत ज़्यादा टिपिकल नाम था। तो चाइना ने इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो थे वो डॉक्टर थे, सेकंड वाले लॉयर थे, तीसरे वाले जर्नलिस्ट थे, ये चौथे एक बिलियनर हैं। तो जब इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों को चाइना अंडर रिस्ट्रिक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन रख रहा है तो ये सोचिए जो नॉर्मल लोग होंगे उनके साथ चाइना की जो एजेंसीज हैं, चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसा व्यवहार करती होंगी। इनफैक्ट मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चाइना में राइट्स भी ब्रेकआउट हो गए थे जो वुहान सिटी जब वहाँ पे लॉकडाउन को ईज करा गया था, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेबल वगैरह के जो प्राइसेस हैं, जो एसेंशियल कमोडिटी है उनके प्राइसेस ऊपर चले गए। तो लोग भैया जब नॉर्मल लोग हैं वो तो इसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे, जब प्रोटेस्ट करेंगे तो ग्लोबल अटेंशन जाएगी। तो इसलिए चाइना ने उनको कर्व करने के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके की न्यूज़ भी आई थी बीच में। देन ये हैं डॉक्टर आईफैन, इनके बारे में ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का ये आर्टिकल है। ये भी एक एज अ विजिल ब्लोअर थी, इन्होंने भी चाइना की जो एजेंसीज थी उसके बारे में बताया था कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके साथ किस तरीके से मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे न्यूज़ को सर्कुलेट होने से रोक रही हैं, या फिर वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो कैसे जो प्रेजेंट रिजीम है उसके बारे में ऐसा दिखा रही हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है इसने बहुत अच्छा काम करा है, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती तो हमारे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, और पता नहीं क्या क्या, मतलब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी गई है। तो इन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई। तो इन्होंने जब इसके बारे में आवाज़ उठाई तो बीजिंग की अथॉरिटीज़ ने इनसे भी पूछताछ करी। अब चाइना ने ये तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके बारे में बात हुई। आपको ये भी पता होगा कि हांगकांग में इतने लंबे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हांगकांग एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और वो पहले ब्रिटिश के अंदर आता था। अब आपको जैसे पता है कि ब्रिटेन जो है वो एक डेमोक्रेसी है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। वहाँ पे आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब ये कुछ भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये सब अमेरिकन कंपनी है, तो इन पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते। अगर आप इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाने नहीं देंगी। तो जब इनको आप रोक नहीं सकते तो चाइना ने कम्प्लीटली इनको बैन कर रखा है, और चाइना ने अपना ही जो सोशल मीडिया है उसको वहाँ पे अलाउ कर रखा है। और चाइना की जो सोशल मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा सेंसरशिप करी जाती है। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कहेंगे तो वहाँ की एजेंसीज इस चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या पोस्ट हो रहे हैं, किस तरह वेव जा रही है, तो इस चीज़ को पूरा सेंसर करा जाता है। अब चाइना ने जब हांगकांग में प्रोटेस्ट हुए थे तो बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करा था, लेकिन जब ग्लोबल मीडिया का उस पर टेंशन बैठा तो चाइना फिर उसके बाद पेंडेमिक की चपेट में आ गया। अब पेंडेमिक की चपेट में आ गया है, उसके बाद जब सब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं तो दोबारा खबर आ रही है कि हांगकांग में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक र्यूटर का आर्टिकल है कि 200 लोगों को फिर से अरेस्ट करा गया है क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में दोबारा भाग ले रहे थे। तो एक तो चाइना पे वैसे ही ग्लोबल इतना प्रेशर है, जैसे यूएसए सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पर हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इतना प्रेशर बना रही है। उसके बाद जितने भी वेरियस वर्ल्ड लीडर्स हैं, जैसे इटली ने तो बोल दिया था कि हम चाइना से वार रेपरेशन लेंगे, कि चाइना ने हमारे साथ एक तरीके से करा है जैसे कि वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है। इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और जितने भी डेवलप्ड कंट्री उनकी तरफ से आए। तो चाइना ऑलरेडी ग्लोबल प्रेशर में है। उसके अलावा अगर आप जो इंटरनल प्रेशर है उसको भी नहीं रोकेंगे तो पूरी तरीके से सरकार पे प्रेशर आ जाएगा। अब मेन चीज़ आती है कि चाइना ऐसा ये कर क्यों रहा है। तो इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं, आर्टिकल आया था ये कि मैंने आपको जैसे बताया था कि चाइना में जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये ग्लोरीफाई करा कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है या मिस्टर शी जिनपिंग की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है, वरना ये जो पेंडेमिक है ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता। लेकिन
जो चाइना के जो निवासी हैं या चाइना पे वहाँ पे जो लोग हैं जो पूरी सच्चाई को जानते हैं, वो इस चीज़ से नाखुश थे। तो जब चाइना में लॉकडाउन को ईज़ करा गया, हटाया गया, वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन को नॉर्मल करा गया, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया कि हम जो अपने प्रेसिडेंट हैं जो शी जिनपिंग हैं उनको थैंक बोलेंगे। तो थैंक शी जिनपिंग करके एक अनाउंसमेंट करी गई, लेकिन ये पूरा बैकफायर कर गया। मतलब लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी। अब आपको ये पता होगा कि चाइना में जब से शी जिनपिंग आए हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर को कंसंट्रेट कर लिया अपने हाथों में। पहली बात तो चाइना में जो 2 टाइम की प्रेसिडेंट की लिमिट थी, इन्होंने उसको हटा दिया। अब ये चाहें तो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ रह सकते हैं, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम ये प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो चाइना की गवर्नमेंट अपने बारे में कोई क्रिटिसिज्म इसलिए ही बर्दाश्त नहीं करती है क्योंकि एक तो इन्होंने इतने ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं अपने उस पार्टी के, दूसरी बात ये अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अगर कोई भी इनके बारे में कुछ भी बोलता है तो तुरंत उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में या इस पूरी पिक्चर में जब आपने देखा कि वहाँ पे पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कर्व करा जाता है, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन को दबाया जाता है, तो ये हमारी जो इंडिया है इससे जस्ट अपोजिट है। जैसे कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट वो राइट्स होते हैं जिनको हम जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिसेबल होते हैं, मतलब कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये तो फंडामेंटल राइट के बारे में तो मोस्टली सबको जितने भी प्रिपरेशन करते हैं उनको मोस्टली पता ही रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो जो ये फंडामेंटल राइट है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या इसके अंदर राइट्स मिलते हैं, तो उसके बारे में मैंने एक छोटी सी ये टेबल बनाई है। जैसे कि इसके अंदर हम फ्रीडम ऑफ प्रेस, हम मतलब हमारी जो प्रेस है उसको फ्रीडम होती है। राइट टू क्रिटिसाइज एंड आंसर टू वन क्रिटिसिज्म, हम किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और किसी के भी क्रिटिसिज्म का जवाब दे सकते हैं। अब आप इसको चाइना से कंपेयर करिए, चाइना में एजेंसीज को क्रिटिसाइज करा गया या चाइना में जैसे ही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज करा गया तुरंत वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उस पर कर्व लगाने की कोशिश करी। या फिर हमारे यहाँ एक राइट टू इन्फॉर्मेशन करके एक एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार मिलता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे अवेलेबल है। उसके बाद हमें राइट टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग देयर क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ नॉमिनेशन फाइल करता है तो वो अपने जो अपना पूरा एक इंट्रोडक्शन टाइप का पूरा जो पेपर देता है उसमें दिखाता है कि उसके खिलाफ कोई केस तो नहीं चल रहा। तो ये भी हमें जानने का अधिकार है इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। हम राइट टू राइट एक बुक लिख सकते हैं और राइट टू साइलेंस, हम साइलेंस भी रख सकते हैं। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट जो ये 19 आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 के अंदर है, तो ये हम सब इंजॉय करते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको इंडिया से कंपेयर करा जाएगा तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो फ्रीडम है वो चाइना की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और इसी नोट पे मैं अपनी जो बात है इसको ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।